नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे चीन के रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड के संकट की। एवरग्रांड चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। अब इसके दिवालिया होने का डर है। कंपनी बैंकों का भारी भरकम कर्ज चुकाने में नाकाम साबित हो रही है। इस कंपनी का विस्तार 280 से अधिक शहरों में है। कंपनी के पास इस समय 1300 बड़े प्रोजेक्ट हैं। प्रॉपर्टी बाजार में जब कुछ साल पहले उछाल आया था, तब कंपनी ने अपने विस्तार के लिए लगातार कर्ज पर कर्ज लिया, लेकिन प्रॉपर्टी के बाजार पर चीन की सरकार द्वारा सख्ती के बाद अब एवरग्रांड पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारत की भी कई कंपनियां एवरग्रांड से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी हैं, खासकर स्टील, केमिकल्स और मेटल सेक्टर की कंपनियां। इन कंपनियों के प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा एवरग्रांड के जरिए चीन के रियल एस्टेट में खपत होता है। सवाल उठता है कि जब चीन की कंपनी पर दिवालिया होने का डर है, तो दुनिया भर के बाजार क्यों हिल गए हैं। यहाँ तक माना जा रहा है कि ये लेहमैन क्राइसिस की तरह हो सकता है और ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका असर और गहरा हो सकता है। क्या है एवरग्रांड संकट? एवरग्रांड संकट की वजह क्या होगा? दुनिया पर असर, भारत पर इस संकट का क्या होगा असर? मुद्दा आपका में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें चीन के बीजिंग में रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड के दफ्तर के बाहर की है। कभी यहाँ लोगों की आवाजाही थी, लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। दुनिया के कोने कोने तक फैले कारोबार वाली एवरग्रांड कंपनी की कर्मचारी वीडियो लेने से रोक रही है। कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर भी रुकी क्रेन दिखेगी। जहां कभी रौनक रहती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। कभी इन गगनचुंबी इमारतों में हजारों वर्कर्स काम करते थे, आज कोई नजर नहीं आता। कुछ दिखता है तो इन इमारतों के बाहर अपने घर के सपने लिए कुछ लोग। जब दुनिया कोरोना महामारी से दो चार हो रही थी, तो चीन के ग्वांगझू में एवरग्रांड कंपनी एक बड़ा स्टेडियम बना रही थी। ग्वांगझू को फ्लावर सिटी कहा जाता है। स्टेडियम को भी इसी तर्ज पर बनना था, लेकिन आज कितने लोगों के सपने मुरझा गए हैं, शायद गिनना भी मुश्किल है। एवरग्रांड चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। 1996 में शुरू हुई कंपनी की चीन में करीब 200 शहरों में 1300 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं। कंपनी का रियल एस्टेट के अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल, थीम पार्क, फूड एंड बेवरेज, टूरिज्म और पैकेज्ड वाटर बोटल्स का कारोबार है, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। कंपनी के मालिक झू जियायिन एक वक्त चीन के सबसे अमीर शख्स की लिस्ट में गिने जाते थे। कंपनी पर $300 बिलियन से ज्यादा की देनदारी है, जिसे चुकाने से कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। आप सोच रहे होंगे चीन की एक कंपनी कैसे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है, उसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पे पड़ सकता है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित हो सकती है, भारतीय कंपनियों को किस तरह से नुकसान हो सकता है। इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अजय शंकर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो पूर्व सचिव हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही संजय अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो अध्यक्ष हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एंड इंडस्ट्रीज के। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस समय शुभोमय भट्टाचार्य जी, उनसे भी हम बात करेंगे। कंसल्टिंग एडिटर हैं द बिजनेस स्टैंडर्ड के। शुभोमय जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। आप ही से शुरुआत मैं करता हूँ कि एवरग्रांड जो संकट है वो क्या है, इससे किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, कितना बड़ा ये संकट है दुनिया के लिए या चीन के लिए या हमारी जो कंपनियां हैं उनके लिए। मनोज जी, एक चीज़ तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि एवरग्रांड का जो क्राइसिस है, इसको हम आगे और भी देखेंगे, इसके बारे में इसका नया नया रूप चेहरा लेकर आएगा। लेकिन भारत में हम ये सोचकर ना बैठे कि इससे हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, वार आने वाला है जी। क्यों? ये कॉन्फिडेंस भारतीय व्यवस्था पे और भारतीय अर्थव्यवस्था पे रखना ज़रूरी इसलिए है कि हमारे यहाँ के कुछ जो खास मुद्दे हैं, जो चलने के जो खास असर हैं, वो सशक्त हैं,
लेमैन क्राइसिस में भी 2008 में जब आया था तो सबसे पहले यही आंका गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे इसका बहुत ही झटका पड़ेगा, लेकिन हमने देखा कि उसका उस तरीके से झटका नहीं आया, क्योंकि वही बहुत सारे वजह से। जी। सबसे पहली बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्षेत्र में जो कंपनियां हैं उनके साथ एवरग्रांड की जो बॉन्ड्स, जिनके ऊपर सबसे बड़ा चोट, और जो आपके रिपोर्ट में भी कह रहे थे कि 300 बिलियन डॉलर का जो डेट है उसका योग बहुत ही कम है। इसलिए भारतीय बैंकिंग सिस्टम के ऊपर इसका कोई असर नहीं है। असर किस पर है, जिसका आपने टिप्पणी किया था कि स्टील, सीमेंट और इस तरह की कंपनियां जो निर्यात करते थे चाइना में जी, उनके ऊपर इसका प्रेशर आएगा। साथ में ये भी इंटरेस्टिंग है कि इन सारी कंपनियों के जो पेमेंट्स है अभी तक एवरग्रांड की तरफ से उस पर अभी कोई भी आंच फिलहाल नहीं आया है। क्यों? क्योंकि एवरग्रांड के जो रिस्क्स जो सामने आ रहे हैं वो अभी भी उनके जो उन्होंने जो उधार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किए थे, और वो भी उसका भी एक बहुत वो चाइनीज़ मार्केट के थ्रू से ही किए थे, उसके ऊपर ही है, जिसको कहते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। जो हमारे कंपनियां हैं जिन्होंने उनको सामान बेचे थे, उनके ऊपर अभी भी इसका असर सामने नहीं आया है। और इसलिए हम कंसर्न तो ज़रूर रहेंगे, चिंतित रहेंगे, इसके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था पे इसका, जिसे कहते हैं हम, चोट फिलहाल इमीडिएटली होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। जी। अजय शंकर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो चीन की ये कंपनी है, अक्सर बात चीन की अर्थव्यवस्था की होती है कि दुनिया में एक मजबूत अर्थव्यवस्था चीन की है, लेकिन जो आंकड़े सामने आते हैं, एक तो सच आंकड़े चीन से कभी सामने नहीं आते। चीन अपनी सूचनाओं को छुपाता है या पूरी जानकारी बाहर नहीं आती है। लेकिन एक एवरग्रांड कंपनी जिसका इतना भारी भरकम कारोबार है, कर्ज में डूब गई है और दिवालिया होने के कगार पर है। आप कैसे देखते हैं ये जो डेवलपमेंट चीन में हो रहा है, आर्थिक दृष्टि से दुनिया के लिए या चीन के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये? नहीं, ये तो बहुत एक महत्वपूर्ण क्षण है जी, और इसको थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। तो आपने दो आंकड़ों का जिक्र किया कि 50 बिलियन डॉलर की कंपनी और 300 बिलियन डॉलर का डेट का कर्ज, तो ये 6 गुना। जी। फिर ये 96 पर कंपनी का जन्म हुआ और 2020 में इतनी बड़ी कंपनी हो गई। जी। तो ये कंपनी चीन के तीव्र गति के आर्थिक विकास का एक उदाहरण है। तो उनके तेज आर्थिक विकास के पीछे कारण क्या था? जी। कि ऐसी कंपनियां बहुत तेजी से आगे बढ़ी। दूसरा, उनको ऋण मिलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जी। तो इसलिए 50 बिलियन डॉलर की कंपनी के ऊपर 300 बिलियन डॉलर का कर्ज है। दूसरी बात यह है कि चीन की आर्थिक विकास की जो गति बहुत तेज रही है, जिससे कि इतना आगे बढ़ गए हैं, उसके पीछे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा श्रेय रहा है या बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का हिस्सा चीन की अर्थव्यवस्था में करीब 20-25% है। जी। तो इस बड़ी भागीदारी का असर ये रहा है कि लोगों को बहुत रोजगार मिला है। चीन में बड़े बड़े शहर नए नए बन गए हैं और चीन आज एक विकसित देश दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि चीन के बारे में 20 साल से कहा जा रहा है कि वहाँ ऋण जो है कंपनियों को बहुत उदार ढंग से मिलता है और इसलिए चीन की जो बैंकिंग व्यवस्था है वो उतनी मजबूत नहीं है या कमजोर है, उस पर रिस्क है। जी। लेकिन चीन ने ये दिखाया इतने 20-25 सालों में कि थोड़ा रिस्क लेके उन्होंने कितनी तेजी से विकास किया। और उस तेजी का विकास का एहसास हमें ऐसे होना चाहिए कि 91 में हमारी और चीन की प्रति व्यक्ति आय बराबर थी और टेक्नोलॉजी में हम बराबर थे। आज वो हमसे 5 गुना आ गए। तीसरी जो पहलू है वो ये है कि चीन को कुछ वर्षों से ये एहसास हो रहा है
कि रियल एस्टेट में या इस तरह की जो कंपनियां हैं ये चीन के लिए खतरा पैदा कर रही हैं और इनको थोड़ी इनकी गति को कम करने की जरूरत है चीन की आर्थिक स्थिरता के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। तो मुझे याद है 10 साल पहले मैं चीन में एक कॉन्फ्रेंस में था तो मैंने ये सवाल पूछा था कि ये कहा जाता है कि आपके यहाँ रियल एस्टेट में ओवर कंस्ट्रक्शन है, फ्लैट खाली है, बनते जा रहे हैं, तो आपके लिए समस्या है या इसको कैसे आप सोचते हैं? तो उनके जो वाइस मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि साहब समस्या तो है, हम जानते हैं कि समस्या है, लेकिन हम ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि इसको हम झटके में इस समस्या का समाधान करें तो उससे ज्यादा नुकसान होगा हमें या धीरे धीरे करें। तो अब अभी जो कठिनाई हुई है उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो ये है कि चीन की सरकार ने फैसला किया सरकार से कि भाई इस तरह की कंपनियां और ऋण नहीं ले सकती, कि ऋण पर कुछ प्रतिबंध है। और ये इस कंपनी के लिए एक अर्थव्यवस्था और दूसरा कारण चाह रहे हैं कि ओवर इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है उनके देश में। और दूसरा कारण क्या है? और दूसरा कारण था कि कोविड आ गया, तो कोविड से फ्लैट्स की बिक्री में एकाएक रुकावट आ गई, गिरावट आ गई। तो इन 2 कारणों से इस कंपनी की कठिनाइयां शुरू हुई हैं और अब यह है कि आज ये बैंक्रप्सी के कगार पे है। जी अजय जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूं कि जो चीन की सरकार है वो कंपनी को बेल आउट देकर संकट से बाहर निकाल सकती है क्या? देखिए, चीन की सरकार तो सक्षम है, तो वो चाहे तो इस कंपनी को बेल आउट कर ले, चाहे तो इस कंपनी को इसको कहते हैं बैंकरप्ट हो जाने दे, खत्म हो जाने दे, और ये भी चाहे कि ये अगर बैंकरप्ट होती है, ऋण नहीं चुकाती है, तो भी बाकी चीन की अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव न पड़े। तो हमें चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसकी शक्ति पर और उनके सेंट्रल बैंक पर और उनकी लीडरशिप पर ये नहीं मान के चलना चाहिए कि वो क्या कहते हैं बड़ी गलतियां करेंगे। हो सकता है कर बैठ, क्या पता, लेकिन वो सक्षम है। जी बिल्कुल। जी संजय अग्रवाल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि हमारी जो भारतीय कंपनियां हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ कारोबार करती हैं एवरग्रांड के साथ, खासतौर से जो निर्माण क्षेत्र की में जैसे मेटल से जुड़ी कंपनियां हैं उनका काफी कारोबार होता है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे संकट को? देखिए, जो भारतीय कंपनियां एवरग्रांड के साथ काम करती हैं उनके बारे में तो सुब्बोई जी ने अभी हम सबको बताया ही है कि उन लोगों का अभी तक जो उनको जो एज ऑपरेशनल क्रेडिटर जो उनको पैसा लेना होगा वो शायद अभी खतरे में नहीं गिना जा रहा है। और जो इस कंपनी की जो प्रॉब्लम है वो शायद जो उसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो उसने ऋण उठाए उन पर ज्यादा है। जी तो फिर भी अगर आप देखें तो ठीक है। देखिए, हर जगह व्यापार में नफे नुकसान घाटे ये सब चलते हैं, तो भारत के लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए कि अगर कुछ नुकसान हो भी जाता है कुछ कंपनियों को, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, क्योंकि हम लोग ले दे के उनके भी कोई बहुत बड़े परसेंटेज में नहीं गिने जा सकते एज सप्लायर्स। चीन की जो इंपोर्ट है उसमें हमारा कोई बहुत मेजर शेयर नहीं है, हम लोग कोई छोटे मोटे ही सप्लायर गिने जा सकते हैं। तो वो तो मैं नहीं गिनूंगा कोई खास डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट होने वाला है। अब इसका हमें ये देखना चाहिए अंदाज की इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। अब एक मैं इसमें जरा पहलू बताना चाहूंगा कि अगर आप देखें इस कंपनी की करीबन 45-50 बिलियन डॉलर के करीब इसकी सबसे ज्यादा एनकैप रही और आज करीबन 300 बिलियन डॉलर का इसका जो है मुद्दा खड़ा हो गया है। और चाइना की जो कुल जीडीपी है वो करीबन 14 ट्रिलियन डॉलर है, तो जिसका मतलब ये हुआ कि अमूमन 2-2.25% ऑफ जीडीपी का लोन ऋण अकेले इस कंपनी पर है। जी अब इसको अगर आप कंपेयर करें 2008 के लेमैन क्राइसिस से, तो जो लेमैन ब्रदर्स की कंपनी थी उसकी भी करीबन 45-50 बिलियन डॉलर के करीब एनकैप या वैल्यू गिनी जाती थी, और उस कंपनी का जो बैंक्रप्सी हुआ था करीबन 600 बिलियन डॉलर का हुआ था। उस 600 बिलियन डॉलर के बैंक्रप्सी से जो पूरे विश्व में, जो पूरी दुनिया में जितना बड़ा तहलका मचा था, जिसमें कि अमेरिका ने बहुत आगे बढ़ के उसको संभाला और बहुत एग्रेसिव तरीके से उन्होंने खूब पैसा जहां जरूरत थी डाला, सब कुछ किया,
जी उसके बाद भी एक सारी वर्ल्ड की इकोनॉमीज हिल गई थी। जी अब चाइना भी पूरी तरह इंटरकनेक्टेड है पूरे विश्व से, और अगर ये कोई इसका कोई स्पिल ओवर होता है तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन साथ में अजय शंकर जी ने जैसे बोला, जी हमें ये भी नहीं मानना चाहिए कि चीन की सरकार सक्षम नहीं है, बहुत सक्षम है। जी और उनके पास एक जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी ताकत है, वो ये है कि वो सरकार जो चाहे अपने देश में कर सकती है। बाकी शायद किसी सरकार के पास इतनी बड़ी ताकत नहीं है। जी एक अब सवाल। अगर आप ये देखें, नहीं मैं इसको जरा बात को पूरा करना चाहूंगा। जी अगर आप ये देखें तो कुछ शायद एक ट्रेंड हो, जैसे कि अगर ये लोग, अगर चीन की सरकार ये चाहती है कि रियल एस्टेट सेक्टर में ज्यादा ऋण को ना बढ़ावा दिया जाए, इकोनॉमी ओवरहीट हो रही है, और उन्होंने रोक लगाई कि इन कंपनियों को ऋण ना मिले, चाहे वो कंपनी, उनको भी पता होगा कि अगर रोक लगाएंगे तो कंपनियां तकलीफ में आएंगी और डूब सकती है। दूसरी बात अगर आप देखें तो चीन ने अकेला ये काम नहीं किया है। अगर आप अभी अखबारों में देखें तो चीन ने बहुत बड़े पावर कट कर दिए हैं। उन्होंने जो जो अखबारों में जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो तो ये कहना है कि साहब, एक तो उनको अपने क्लाइमेट के जो अपने टारगेट हैं वो मीट करने हैं। उसके लिए कोयला जलाने को जो है वो रिड्यूस करना चाहते हैं एनर्जी के लिए, और उससे कितना बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है इकोनॉमी पर, उनके एक्सपोर्ट पर, और पूरी दुनिया के कमोडिटीज पर, और पूरी दुनिया की इवन जो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो अमेरिकन मार्केट में भी जाते हैं उनके कीमतों पर क्या असर आने वाला है। जी तो शायद कुछ उनका कुछ सोचा समझा गेम प्लान भी हो सकता जी है। संजय जी, जी संजय जी, जिसमें मैं आपसे कुछ और भी सवाल समझने की कोशिश करूंगा, कुछ और भी पहलू हैं इससे जुड़े हुए, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था का असर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पर पड़ता है और ये माना जाता है चीन की अर्थव्यवस्था एक मजबूत स्थिति में है। खासतौर से कोविड ने दुनिया के जहां तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, लेकिन चीन का ये दावा रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत रही है। लेकिन एक सच और भी है चीन के बारे में कि चीन जितना दावा करता है उसके मुकाबले में उसकी जो सच बातें हैं, जो सच्चाई है, भीतर का जो खोखलापन है, वो कम आ पाता है, क्योंकि चीन से जो जानकारी आती हैं वो छुट्टी जाती हैं, बताई कम जाती हैं। शुभम जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो क्राइसिस है भारत और चीन के बीच जो निर्यात है, क्या उस पर इसका असर पड़ सकता है क्या? नहीं, ये इस क्राइसिस का इफेक्ट आएगा कि जो संजय जी बोल रहे थे बैंकिंग क्षेत्र से। अभी कल ही का रिपोर्ट है कि हांगकांग के जितने सारे बैंक्स हैं, और हांगकांग में ही एशिया के सबसे बड़े प्रमुख बैंक्स का हेडक्वार्टर्स हैं, उन सबको बोला गया है कि आप एवरग्रांड में आपके कितने ऋण हैं उसका जायज़ा लीजिए, और उस पर कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं वो देखिए। भारत के बहुत सारे कंपनी हांगकांग और सिंगापुर के मार्केट के थ्रू से ऋण उठाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था भी सशक्त हालत में है, बहुत सारे कंपनियां आगे जा रहे हैं। इस वक्त इस तरह का खलबली अगर उन बैंकों में अगर आए कि हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उन बैंकों में कुछ अगर प्रेशर आएगा तो वो ज़रूर इन कंपनियों के ऊपर आएगा, तो वो हमारे ऊपर एक खराब खबर की तरफ से आता है जी। और दूसरी बात यह है कि किसी भी बड़े देश में, भारत, चाइना, अमेरिका, अभी दुनिया के ये तीनों प्रमुख इकोनॉमी में किसी एक में भी बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं अर्थक्वेक टाइप का कोई चीज़ जब आता है तो वो बाकी दो इकोनॉमीज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये एक, इसलिए ये स्थिरता का जो अभाव अभी देखा जा रहा है चाइना में, ये स्थिरता का अभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चिंता का विषय है। और ये चिंता का विषय मैं किस तरीके से वो आएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में, मेरा मानना है मोटा मोटी कि ये फाइनेंशियल क्षेत्र के थ्रू से आएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें अच्छा है कि हमने हमारे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है बैंकिंग क्षेत्र के, उसको काफ़ी हद तक संभाल लिए हैं, इसीलिए बैंकिंग क्षेत्र पे चोट ज़्यादा आने का संभावना अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। और इसलिए मैं कह रहा था शुरुआत में कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका स्टेबिलिटी रहने का चांसेस है। और हमारे लिए फायदेमंद क्या हो सकता है, फायदे का रास्ता क्या है? सबसे बड़ा चीज़ ये है कि पूरी दुनिया के जो निवेशक है वो चाहते हैं कि गति स्थिरता रहे, पेशेंस रहे, मार्केट में खलबली ना हो। इस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था की जो सारे आंकड़े हैं वो स्टेबल दिख रहे हैं, आगे चल रहे हैं, अग्रगति बरकरार नहीं, आगे गति पकड़ रहा है। ये हमारे लिए इस वक्त चाइना के हिसाब से किसी भी इन्वेस्टर्स को अगर इन्वेस्ट करना हो, एडिशनल चीज़ें और ज़्यादा इन्वेस्ट करना हो, तो वो चाइना से निश्चित ही भारतीय
अर्थव्यवस्था की तरफ इमर्जिंग मार्केट में अगर पैसा डालना हो तो वो डालना चाहेंगे। और ये एक बहुत बड़ा वजह भी है कि आप देख रहे हैं कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जुलाई, अगस्त, सितंबर में, इन तीनों महीने में जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं इंडियन मार्केट में, उनका इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते जा रहा है। और ये कोई जिसे कहते हैं अनकनेक्टेड चीज़ नहीं है, दोनों में काफ़ी गहरा संपर्क है। जी अजय शंकर जी, जी अब मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि चीन की तरफ से बार बार ये दावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किया जाता है कि उसकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। जाहिर सी बात है, जो आंकड़े बताए जाते हैं उसमें चीन की अर्थव्यवस्था हमें बहुत मजबूत दिखती है, चीन ने बहुत तरक्की की भी है। लेकिन कई बार एवरग्रांड का ये एक उदाहरण नहीं है, क्रेडिबिलिटी का एक बहुत बड़ा सवाल है। चीन को लेकर जिस तरह की क्रेडिबिलिटी दुनिया में बनी है, खासतौर से कोविड के बाद, और उसकी जो अर्थव्यवस्था है या उसके जो उत्पाद हैं, उसको लेकर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान चीन पे रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं और भारत के लिए कितना अच्छा अवसर है ये? मैं आपका जो आखिरी प्रश्न है उसका पहले जवाब दे देता हूं जी कि विश्व में पूंजी की कमी नहीं है। विश्व चाहता है कि भारतवर्ष प्रगति करे और ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ा हिस्सा बने, और जिस हद तक विश्व का बाजार चीन पर निर्भर है वो निर्भरता कम हो। जी लेकिन ये हमारे ऊपर है कि कितनी तेजी से हम काम करके विश्व से इन्वेस्टमेंट और पूंजी निवेश ले आते हैं, उसको सफल बनाते हैं, वो मुनाफा कमाते हैं। तो अवसर बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम उसका कितना फायदा उठाएं। तो इसका तो मैं अभी जवाब दे दिया मैंने। जी अब जहां तक चीन का सवाल है, चीन कई सालों से उनके यहाँ ये निष्कर्ष बना हुआ है कि जिस तेजी गति से उनका आर्थिक विकास हो रहा था, वो अब बहुत आगे उसको उस रेट पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ थी। तो विश्व के बाजार में, पश्चिमी बाजार में उतनी एक्सपोर्ट ग्रोथ की अब संभावना कम है उनके लिए। उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ थी, तो ओवर इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आप देख रहे हैं एवरग्रांड की कंपनी ने कि इतने मकान बनाए हैं, फ्लैट्स बनाए हैं, शहर से बने हैं जो खाली पड़े हैं। तो इसलिए चीन में ये एक अंदरूनी सहमति थी, एक निष्कर्ष था कि हमको अपनी इकोनॉमी की विकास की गति को कम करना है जी। और अगर हम कम करेंगे तभी हम स्टेबल रहेंगे, नहीं तो जैसे एवरग्रांड तो एक अभी क्राइसिस हुई है, एक बहुत बड़ी क्राइसिस हो सकती है। तो उनकी तरफ से ये कोशिश है कि अपने ग्रोथ रेट को कम करें और अर्थव्यवस्था को स्टेबल बनाए रखें। अब इसमें वो कहाँ तक कामयाब हो पाएंगे या उनके लिए अभी चुनौतियां एक के बाद एक आती रहेंगी, ये तो समय बताएगा। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि इस कंपनी को लेके तो चीन को शायद उतना बड़ा झटका न लगे, लेकिन जो उनको स्ट्रक्चरल चेंज करने की जरूरत है और जो उनको 10 साल पहले शुरू करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया है। तो आज उनके यहाँ एक एक्सेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस है, नए शहर बने हैं जहाँ कोई रहने वाला नहीं है, मकान बने हैं जिसमें कोई रहने वाला नहीं है। तो ये जो एक्सेस है उसको उनको कम करना है और इस ढंग से कम करना है कि उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ये उनके लिए चुनौती है, इस कंपनी को लेकर नहीं है, लेकिन एक बड़ी चुनौती है जो काफी समय तक रहेगी, महीनों सालों तक जी। अब दो संभावना है, एक तो यह है कि वो अपनी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कम कर लेते हैं और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। दूसरा है कि उतने सफल नहीं होते हैं और उनकी जो ग्रोथ रेट ऐसा कम होती है कि उनके यहाँ और दिक्कतें हो जाए। अजय जी, अगर एवरग्रांड की हम बात करें, संकट की हम बात करें, क्योंकि लेमैन संकट जो हुआ था, लेमैन क्राइसिस जो दुनिया में हुआ था, उसके चलते तमाम लोगों की नौकरियां गई थी। करीब 6 करोड़ लोगों का ऐसा अंदाज लगाया जाता है कि उस दौर में 6 करोड़ लोगों की नौकरियां गई थी, जो अमेरिकी कंपनी थी। क्या ऐसा कोई संकट आपको लगता है फिलहाल? नहीं, मतलब ये तो हम नहीं कहेंगे कि उसकी बिल्कुल संभावना नहीं है, लेकिन ये है कि लेमैन ब्रदर्स की जो क्राइसिस हुई तो उसके लिए अमेरिकी सिस्टम मानसिक रूप से तैयार नहीं था कि हमें तुरंत कुछ करना है इसको बचाने के लिए। तो जब लेमैन ब्रदर्स डूब गया तो उन्होंने सब कुछ किया, और जब कोविड की क्राइसिस आई तो उन्होंने और बहुत कुछ किया है। तो अब दुनिया में लोग सीख गए हैं कि कोई इतनी बड़ी समस्या अगर हो रही है तो उसके लिए सब कुछ करने की जरूरत है जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था पर असर न पड़े। इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि चीन की सरकार कुछ स्थिति को संभाल लेगी। लेकिन ये बात जरूर सही है कि जो बैंकिंग सेक्टर है या फाइनेंशियल सेक्टर है
वो पूरी दुनिया का इस ढंग से इंटरकनेक्टेड है कि अगर चीन का फाइनेंशियल सिस्टम में एक कोलैप्स या नियर कोलैप्स होता है तो उसका स्वाभाविक है कि असर सारी दुनिया पर पड़ेगा, लेकिन मुझे जी। नहीं लग रहा है कि इस कंपनी को लेके अभी ऐसा होने जी वाला है। जाहिर लेकिन सी अगर एक जी। बहुत बड़ी क्या कहते हैं डाउनटर्न होती है चीन के फाइनेंशियल सिस्टम में तो जरूर सारी दुनिया को थोड़ा सा पड़ेगा। जाहिर सी बात है, एवरग्रांड का जो संकट है चीन के लिए एक चुनौती है, क्रेडिबिलिटी का भी संकट चीन के सामने है। वहीं दूसरी ओर भारत की जो अर्थव्यवस्था है कोविड के बाद तेजी से आगे बढ़ रही है और दुनिया के सामने नई संभावनाएं खोल रही है। अजय जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और शुभम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।